नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी विधानसभा चुनाव के लिए तेज होते प्रचार की, यूपी में किसानों के गुस्से से मुश्किल में घिरती बीजेपी की, जानेंगे पंजाब में कौन होगा कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार, कर्नाटक में हिजाब को लेकर क्यों छिड़ा है बवाल, बात करेंगे मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों पर उठते सवालों की, उत्तराखंड में बड़े घोटाले की और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 8 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी, बीजेपी ने अपनी सांसदों को जारी किया व्हिप। यूपी में तीसरे चरण के प्रचार के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल प्रियंका के साथ हार्दिक पटेल भी कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों में शामिल, राज बब्बर को नहीं मिली जगह। लालू यादव ही रहेंगे आरजेडी के अध्यक्ष, 10 फरवरी को होना है आरजेडी अध्यक्ष का चुनाव, पहले तेजस्वी या राबड़ी देवी को अध्यक्ष बनाए जाने की थी चर्चा। कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, कहा तकनीकी आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते राज्य, क्लेम एप्लीकेशन आने के 10 दिन के भीतर मुआवजा दिया जाए, राज्य कोई चैरिटी नहीं कर रहे, ये उनका फर्ज और इसे वो दिल से करें। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनावों का शोर तेज होता जा रहा है। यूपी में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग है, तो उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है। इसी दिन यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग भी होगी। ऐसे में सभी दलों ने इन राज्यों में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान संभाली है, तो बीजेपी के लिए जेपी नड्डा, अमित शाह चुनाव प्रचार के मैदान में कूद चुके हैं। तमाम दलों के दिग्गज नेता भी प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। तो आज चुनाव प्रचार के दौरान किस दिग्गज ने किस पर साधा निशाना, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का शोर तेज होता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी सभी राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो इनको टक्कर देने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां भी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। पंजाब और यूपी में तो क्षेत्रीय पार्टियां ही राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देते दिख रही हैं। पंजाब में कल कांग्रेस अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है, तो उत्तराखंड में पार्टी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। आज उत्तराखंड के उधमपुर में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में पहुंचे राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार को याद करते हुए कहा कि मनमोहन के नेतृत्व में देश का गोल्डन पीरियड चल रहा था। उस समय सरकार के दरवाजे आपके लिए खुला करते थे, वो बंद नहीं थे। आज नरेंद्र मोदी पीएम है, लेकिन मोदी पीएम नहीं है। मोदी कहते हैं कि मैं राजा हूं और राजा मजदूर किसान से बात नहीं करता। राजा ना सुनेगा ना बात करेगा, राजा सिर्फ निर्णय लेगा। राहुल गांधी उत्तराखंड में थे तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने अलीगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्र में रोड शो किया। अलीगढ़ में प्रियंका ने जनसंपर्क भी किया, तो सपा चीफ अखिलेश यादव भी आज अलीगढ़ में ही थे। अखिलेश ने योगी सरकार की सुरक्षा के दावों पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हाथरस में हुई घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि उस बेटी के परिजनों को न्याय चाहिए था। AIMIM सांसद पर दिन दहाड़े गोली चलाई जाती है। अखिलेश ने सवाल पूछा कि कोई भी माफिया किसी भी राजनेता पर गोली चलाएगा क्या। AIMIM चीफ ओवैसी ने भी अपने ऊपर हुए हमले का मुद्दा उठाते हुए बागपत के छपरौली में एक रैली के दौरान कहा कि मुझ पर गोली चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। भाजपा की आंख में आंख डालकर बात करता हूं, इसलिए गोली चलाई गई। एक ओवैसी मारोगे तो लाखों ओवैसी पैदा होंगे। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी बाबा अपने उस्ताद मोदी की तरह जमकर झूठ बोलते हैं। यूपी में धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है। यही नहीं, बीजेपी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी कोई काम नहीं किया, बल्कि वो झूठे वादे करती है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है, तो शामली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी ने कैराना और कांधला में पलायन का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया। सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए योगी ने दावा किया कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में ही सुरक्षा की गारंटी है। बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार में आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी मैदान में उतरे, तो वहीं बीएसपी के प्रचार की कमान मायावती ने ही संभाले रखी। आज बीएसपी की ओर से 54 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया गया, जिसमें गोरखपुर सदर सीट में बीएसपी ने योगी के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन निगाहें सबसे ज्यादा यूपी पर टिकी हुई हैं। हर दल यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तो दूसरी ओर किसानों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। किसान किसी भी तरह बीजेपी को यूपी में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ शामली में थे, लेकिन योगी से पहले किसान नेता राकेश टिकैत वहां पहुंच गए और उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा राकेश टिकैत ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
सीएम आदित्यनाथ ने यूपी फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है। शुक्रवार को गोरखपुर से नामांकन दाखिल करने के बाद आज सुबह से ही योगी गोरखपुर में घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। योगी को आज शामली में भी चुनाव प्रचार के लिए जाना था, लेकिन योगी के कार्यक्रम से ठीक पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामली पहुंच गए, जहां टिकैत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम किसानों से बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के नुमाइंदों को गांव-गांव पहुंचकर किसानों से बात करनी चाहिए। सीएम योगी के गर्मी निकालने वाले बयान को लेकर भी राकेश टिकैत ने तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा कि योगी साहब ठंड करवा दें और बिजली का रेट कम कर दें, तब जाकर गर्मी खत्म होगी। मुजफ्फरनगर के कवाल कांड को लेकर भी राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। टिकैत ने कहा 2017 में बीजेपी ने इस मामले को काफी भुनाया था। इस चुनाव में भी गौरव सचिन को याद किया जा रहा है। अगर बीजेपी सरकार को उनके परिवार से इतना लगाव है तो उन्हें एमपी बना दे, उनके परिवार वालों को एमएलसी बनाए ताकि उनका परिवार सशक्त हो सके। राकेश टिकैत का कहना है कि लगातार बीजेपी सरकार हरियाणा सरकार से तुलना करती है। हरियाणा में बिजली के बिल कम हैं, तो यूपी सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर यूपी के किसानों के लिए बिजली के रेट में कटौती करे। हरियाणा सरकार की तर्ज पर ही किसानों को सम्मान दे। किसानों ने यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो पंजाब में किसान संगठन मुश्किल में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहां किसान चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। पंजाब में किसान संगठन ही मुश्किल में नहीं है, कांग्रेस भी यहां मुश्किल में दिख रही है। और ये मुश्किल विपक्ष की ओर से खड़ी नहीं की जा रही, बल्कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के लेकर मचे घमासान के चलते बढ़ रही है। रविवार को पार्टी की ओर से सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में मची अंदरूनी हलचल से जूझ रही है। हालांकि आलाकमान इस हलचल को शांत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कलह आगामी चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में पिछले कुछ समय से पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के पेच में फंसती नजर आ रही है। पार्टी ने सीएम फेस को लेकर कार्यकर्ताओं और पंजाब के मतदाताओं के बीच में पोल भी कराया है। पोल समाप्त हो चुका है और अब इंतजार इसके परिणाम का है। और कल यानी 6 फरवरी को पंजाब में कांग्रेस सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। इस बीच ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि सिद्धू के तेवरों को देखते हुए पार्टी बीच का रास्ता निकालते हुए 2.5 साल के लिए सीएम बना सकती है। लेकिन पार्टी की ओर से इस तरह के किसी भी फार्मूले के विचार की बात को सिरे से खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस की ओर से अब सिद्धू को भी सख्त संकेत दे दिए गए हैं कि उन्हें पार्टी का फैसला मंजूर करना होगा। पार्टी की सख्ती का असर भी सिद्धू पर दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले सीएम फेस को लेकर हाईकमान पर निशाना साधने वाले सिद्धू के तेवर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सीएम फेस किसी को भी बनाया जाए, वो राहुल गांधी के आदेश का पालन करेंगे। दरअसल मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच इस मुद्दे पर तनाव की खबरें आई थी। राज्य में 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा, 10 मार्च को मतगणना होगी। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सीएम के तौर पर एक ही नाम की घोषणा करेंगे। दावा किया जा रहा है कि राहुल 6 फरवरी को पंजाब के लुधियाना में डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा पार्टी किसके नाम पर मोहर लगाती है। हालांकि 2 दिन पहले आए सिद्धू के बयान ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि आलाकमान की पसंद चन्नी है। पंजाब कांग्रेस में सीएम उम्मीदवारी का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो कर्नाटक में एक अलग ही मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। मामला छात्राओं से जुड़ा हुआ है। छात्राएं क्या पहनकर कॉलेज आएंगी, इस पर भी पहरा बैठाने की कोशिश हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। हिजाब के बढ़ते विवाद पर कर्नाटक की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरस्वती पूजा के मौके पर कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने का मुद्दा उठाया है और कर्नाटक सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वह भेद नहीं करती। दरअसल कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उडुपी में एक कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया। ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। वहीं एक छात्रा के अनुसार हिजाब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमारे सीनियर्स इसी कॉलेज में हिजाब पहनकर पढ़ते थे। अचानक ये नया नियम कैसे लागू हो गया? हिजाब पहनने से क्या दिक्कत है? कुछ समय पहले तक कोई समस्या नहीं थी। इस पर कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बयान दिया है कि किसी भी संस्थान में धर्म को शिक्षा से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ रहे छात्रों को ना तो हिजाब पहनकर आना चाहिए और ना ही भगवा शॉल। छात्राओं के हिजाब से अचानक ही दिक्कत शुरू हो गई। शिक्षा की जगह अब कॉलेज राजनीति का केंद्र बन गए हैं।
मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट जल्द ही कोई फैसला सुना सकता है। फैसला चुनाव आयोग को भी लेना है। दरअसल पंजाब में गुरु रविदास जयंती के चलते चुनावों की तारीखें टाली गई थी और अब ऐसा ही मामला मणिपुर में भी सामने आ रहा है। आयोग के सामने चुनाव की तारीखें बदलने की मांग की गई है। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च को है। पहले चरण में 38 और दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान होना है। हालांकि पहले चरण के चुनाव के दिन को लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। दरअसल पहले चरण की 38 में से 22 सीटें पहाड़ी जिलों के उन क्षेत्रों की है जो SC के लिए आरक्षित है और मुख्य रूप से ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। और 27 फरवरी को रविवार भी पड़ रहा है जो ईसाइयों के लिए पूजा और रेस्ट डे होता है। राज्य के ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने चुनाव अधिकारियों से पहले चरण के मतदान की तारीख को बदलने का आग्रह किया है। ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आदिवासी राज्य की आबादी का लगभग 43% हिस्सा ईसाई है। ईसाइयों के लिए रविवार एक ऐसा दिन है जो पवित्र है और आराम और पूजा करने का दिन होता है। यूनियन ने चुनाव आयोग से पहले चरण के मतदान की तारीख को किसी और सुविधाजनक तारीख और दिन के लिए शिफ्ट करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि 27 फरवरी को मतदान की तारीख तय करना धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है। समूह का कहना है कि अगर तारीख नहीं बदली गई तो उस दिन रविवार होने की वजह से ज्यादातर ईसाई धर्म के लोग वोट देने नहीं जा पाएंगे। ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का भी हनन होगा। यूनियन ने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग ने तारीख में बदलाव नहीं किया तो वे अदालत की ओर रुख करेंगे। यूनियन ने कहा कि ईसाई समुदाय पीछे नहीं हटेगा। ईसाइयों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करता रहेगा। ऐसे में चुनाव आयोग को तारीख बदलने पर विचार करना पड़ सकता है। फैसला चुनाव आयोग को लेना है कि मणिपुर में 27 फरवरी को ही पहले दौर के लिए वोटिंग होगी या फिर इसमें बदलाव हो सकता है। चुनावों के बीच बीजेपी के लिए उत्तराखंड से बुरी खबर सामने आ रही है। यहाँ बीजेपी सरकार की एक योजना में बड़े घोटाले की जानकारी सामने आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार चुनाव से पहले वादे तो बहुत करती है लेकिन उन वादों को पूरा करने में कसर छोड़ देती है। यही हाल है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नए साल की शुरुआत में चुनावी वादा करते हुए छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट देने की योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना का लाभ बच्चों को नहीं बल्कि शिक्षा अधिकारियों को मिल रहा है। दरअसल प्रदेश के छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने की योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए उनके खातों में धनराशि दी जानी थी, लेकिन कुछ जिलों ने खंड शिक्षा अधिकारी तो कुछ ने प्रधानाचार्य के खातों में इनकी धनराशि दे दी। मुफ्त टैबलेट योजना के तहत उत्तराखंड बोर्ड और सरकारी महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं के खाते में DBT के माध्यम से सीधे 12,000 रुपए की धनराशि दी जानी थी। योजना के तहत 2.65 लाख छात्राओं को लाभान्वित किया जाना है, लेकिन सीधे छात्रों के स्थान पर उत्तरकाशी में प्रधानाचार्यों, रुद्रप्रयाग जिले में खंड शिक्षा अधिकारियों को ये धनराशि दी गई है। इसके अलावा भी कुछ अन्य जिलों का यही हाल है। जाहिर है सरकार ने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए वादा तो कर दिया, लेकिन वादा पूरा हो रहा है या नहीं, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा और चुनाव से पहले ही बीजेपी के चुनावी वादे की पोल खुलती नजर आ रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू होने में अब बस चंद ही दिन बचे हैं। पहले चरण की 58 सीटों पर वोटिंग कर जनता दिग्गजों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेगी। इस चरण में कुल 11 जिलों में वोटिंग कराई जाएगी, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। तो आइए जानते हैं कि पहले चरण में कौन है सबसे अमीर और सबसे गरीब उम्मीदवार। सत्ता की लालसा हर नेता को रहती है। अब की बार यूपी चुनाव में भी अमीर से लेकर गरीब प्रत्याशी तक जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। पहले चरण के दंगल के लिए राजनीतिक दलों ने अपने दिग्गजों को उतार दिया है। उनमें कई अमीर हैं तो कई गरीब हैं। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने उम्मीदवारों के एफिडेविट का विश्लेषण करने के बाद आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक पहले चरण के 615 उम्मीदवारों में से 280 करोड़पति हैं, यानी 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें तो मेरठ कैंट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अमित अग्रवाल सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति 148 करोड़ रुपए से अधिक की दिखाई है। इस सूची में दूसरे नंबर पर मथुरा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार एसके शर्मा हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति 112 करोड़ रुपए से अधिक की दिखाई है।
तीसरे नंबर पर बुलंदशहर के सिकंदराबाद सीट से सपा के उम्मीदवार राहुल यादव हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति 100 करोड़ से अधिक की दिखाई है। वहीं इस चरण में 2 ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है। अलीगढ़ के अतरौली सीट से बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार कैलाश कुमार ने अपनी कुल संपत्ति 0 दिखाई है। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि जनता की सेवा का दावा करने वाली बीजेपी के नेता कितने मालामाल हैं। तो वहीं सपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर हैं। अब देखना होगा कि जनता अपने वोट की ताकत से सत्ता में किसे अमीर बनाती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।